नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरकार ने एक बड़ा अहम डिसीजन लिया और जेकेएसआई में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके रिजल्ट को लेकर के जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी उसको लेकर के इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और आर.के. गोयल जो है वो एक ईमानदार ऑफिसर माने जाते हैं और उनसे कहा गया कि 15 दिन के अंदर आप अपनी इंक्वायरी की जो फाइंडिंग है वो पेश करेंगे। लेकिन अब जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, जो इस परीक्षाओं के परिणाम से नाखुश थे, उनका ये मानना है कि इंक्वायरी जो है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से ही करवाई जा रही है। ये इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए। सवाल ये बड़ा उचित सवाल है। क्या आपको लगता है कि होम डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट यानी जो सब इंस्पेक्टर है वो होम डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं, क्या वो अपने ही अधिकारियों को नपेंगे, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये दो चार सवाल जो उठ रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंताएं बनी हुई हैं। जो एस्पिरेंट है उनका कहना है कि जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए। और क्या ये सरकार सीबीआई से जांच करवा पाएगी या 15 दिन के बीच में जो फाइंडिंग आती हैं वो सही है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। विशाल शर्मा जी है। विशाल जी, आपका स्वागत है। मोहम्मद खालिक हैं, आपका भी स्वागत है। और साहिल लंगे जो है यूथ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। साहिल साहब, आपका भी स्वागत है। मैं विशाल जी से शुरू करूंगा। विशाल जी, क्या आपको लगता है कि इंक्वायरी फ्री एंड फेयर होगी? जी, इंक्वायरी फ्री एंड फेयर होगी। इसकी हमने जब पहले ही दिन गवर्नर साहब ने जब ये बात कही कि भाई इंक्वायरी होगी, तो उसी दिन जैसे उन्होंने ये कमेटी का एक घोषणा करी, उसी दिन हमें लग गया था कि भाई इंक्वायरी फ्री एंड फेयर नहीं होने वाली, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र की बलि नहीं देता जी। तो ये बिल्कुल पिता पुत्र के ही समान रिलेशन है इनका। जो अभी होम जो सेक्रेटरी हैं जी, वो अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को के ऊपर जब उंगली उठेगी तो वो उनकी बलि देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता जी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं 4 दिन बीत चुके हैं, आज चौथा दिन भी हो गया, हमें किसी भी प्रकार का कोई हलचल, किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की जो सबूत है हमें नहीं दिखे हैं। तो जो हमारी आशंका थी वो अभी सच में बदल रही है धीरे धीरे। एक तरह से समय बर्बाद करने की कोशिश की गई थी और वही समय बर्बाद जो है वो सरकार करने में सफल भी हो रही है। एक तरह से धूल झोंकने, जो अभ्यर्थी हैं एसआई के एग्जाम के, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया था सरकार ने और वही सरकार कर रही है। विशाल जी, कई बार तो ये भी खुद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कई कार्यक्रमों में कहा कि एसएसबी एक बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां कर रही है। अब वो कैसे ही अपने ही एसएसबी पर इल्जामात लगा सकते हैं? बिल्कुल यही चीज़। और जब हमने ये लिस्ट दी है, जो डाटा जो जेकेएसएसबी उसने पब्लिश करा है, डाटा हमारे पास है, आप अभी चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूं, जिसको नंबर 1 एजेंसी होने का दावा जो किया जा रहा था जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर सिबलिंग सिलेक्शन बोर्ड बन करके रह गया है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी का एक नया उदाहरण है कि जहां केवल और केवल अभी तक हमने जो स्कैन करा है, जो हमने स्क्रूटनाइज अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जो डाटा पब्लिक हुआ है, जेकेएसएसबी ने डाटा पब्लिश करा है, उसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा तो केवल और केवल एक ही लिस्ट में जो 28 फैमिलियों के 57 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जेकेएसएसबी की क्रेडिबिलिटी पे और जेकेएसएसबी के सीने पे जो एक मेडल लगाया जा रहा है कि हाँ भाई ये फिर जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है फॉलो कर रही है, प्रोवाइड कर रही है बच्चों को, मुझे नहीं लगता इसकी जांच होगी तो अपने आप कितना जो एजेंसी जो है फेयर जो सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट कर रही है वो अपने आप सामने आएगा। इतनी फेयर है तो जांच होने दीजिए, सीबीआई जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। जी साहिल जी, आप इस सारे प्रकरणों को किस तरीके से देखते हैं? पहले पीठ थपथपाई जाती है, मैंने खुद 3 कार्यक्रमों में देखा है जब उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा कसीदे पढ़ रहे थे एसएसबी के कि एसएसबी जो मार्वलस काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, ऐसा कोई कर नहीं सकता और बड़ी जल्दी जल्दी लिस्टें निकल रही हैं। ऐसे मैं इनसे पूछ रहा हूँ जी, धन्यवाद। लंगे जी से साहिल। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जब से 370 आर्टिकल टूटा है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में सब बोल रहे हैं कि बड़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है जो देखभाल कर रही है वासियों का। मेरे को हैरानगी होती है कि सबसे बड़ा करप्शन का अगर ये एक निष्पक्षता से और साफ तरीके से इंक्वायरी अगर ये क्लियर की जाती है तो 370 टूटने के बाद सबसे बड़ा
ये करप्शन चार्जेस वाला एक एक्ट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होगा, क्योंकि जिसमें जो लोग आ रहे हैं सामने इन पे अच्छे से जांच नहीं करी जाएगी, क्योंकि इनको पता है इनके गिरेबान में कल को अगर हम इन पे बात उठाएंगे तो ये कहां कहां बातें पहुंचेगी और कितने बड़े बड़े लेवल तक पहुंचेगी। पर आज आके बात यही होती है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ठेका लेके रख दिया है खासकर जम्मू कश्मीर युवाओं का बेड़ा गर्क करने का। जब से एडमिनिस्ट्रेशन, जब से एलजी साहब का रूल चल रहा है, तब से नाइंसाफियां हो रही है जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ। ये वो युवा है जिसने 2014 में बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को उन तख्तों पे बिठाया। ऐसे ऐसे नेताओं को जिनको कोई बात करने नहीं आती उनको वो कुर्सियां दिलवाई। आज ये एडमिनिस्ट्रेशन उसी यूथ का गला घोट रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारे साथ एस्पिरेंट्स भी बैठे हैं, कुछ ने मेहनत की होगी। अब देखो इस पे सारी चीजें सामने आ रही हैं। इस पे कुछ बोला जा रहा है कि किसी ने अकाउंट्स का पेपर दिया, उसके 30 नंबर और लगभग 70-80% इसका जो सिलेबस होता है सेम होता है, तो इस एग्जाम में 140 नंबर। तो इस पे अगर आप चाहते हो कि इसका कोई फैसला ठीक आए, अच्छा फैसला आए और सही फैसला आए, जिसपे कोई मतलब किसी का प्रेशर ना हो या किसी के दबाव में कोई प्रेशर ना दे, जवाब ना दे, तो मेरे को लगता है कि ये कड़ी बहुत ऊपर तक जुड़ेगी। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय जनता पार्टी, खासकर ये भारतीय जनता पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हीं की कठपुतलियों पे चलता है। जो वो डिसीजन बोलते हैं वो ये करते हैं। अब ये बात पता नहीं कहां से निकल आई बाहर, अभी बड़े बड़े लोगों के गिरेबानों तक ये बात जाएगी। क्या आपको लगता है कि बड़े लोगों का गिरेबान ये सरकार दबा सकती है? देखिए, और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा साहिल जी, आप यूथ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आप भी सरकार का हिस्सा रहे कई बार। हम 2002 की बात करें, फिर 2008 की बात करें, आपके कार्यकाल में भी तो यूथ सड़कों पर ही था। सर, मैं ये जवाब आपको बड़ी क्लैरिटी से दूंगा कि हमारे टाइम पे आज जम्मू कश्मीर का जो बेरोजगारी रेट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 25 से 30% के बीच में है कि हर 100 के पीछे 30 बेरोजगार घूम रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकार पावर में थी, जब यूपीए 1 यूपीए 2 माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो वो सक्षम थी युवाओं को रोजगार देने के लिए, वो सक्षम थी लोगों के, आम आदमी के घर डेली वेजेस लगाने में। नहीं, डेली वेजेस का रोड मैप शुरू किया सर, डेली वेजेस का हमने रोड मैप शुरू किया। लास्ट कैबिनेट मीटिंग मुझे याद है 2014 में, जब श्यामलाल जी ने झूठा सा रिजाइन भी दिया था, फेक रिजाइन जिसको कहते हैं। देखिए, वो सबको सामने पता है कि श्यामलाल जी ने रिजाइन दिया। आज वो किस पार्टी में है और किस पार्टी की पीठ सपाते हैं वो, पर जिस पार्टी ने उनको बुलंदियों में पहुंचाया, अगर आज वो दूसरी पार्टी में जाके खामोश है तो ये उनसे जवाब आप लीजिए। पर मेरा ये कहना है कि जब से एडमिनिस्ट्रेशन रूल, जब से 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, ये सबसे बड़ा जो डेंट डलना था वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को डलना था या इधर के आम परिवारों लोगों को डलना था। ये इन लोगों को नहीं डलेगा। ये लोग आज अपने एसी के कमरों में बैठ के डिसीजन लेते हैं विद द स्ट्रोक ऑफ द पेन, कोई भी तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। और मैं आपको ये स्पष्ट होकर बोलूंगा कि इसका जो फैसला होगा, जो ये सीबीआई इंक्वायरी ये लोग मांग कर रहे हैं, ये बच्चे एस्पिरेंट मांग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, इसका भी जवाब कुछ नहीं आएगा। ये युवा भी जैसे बीएसएफ सीएसएफ एयरपेंट अपने हकों की लड़ाइयां लड़ने के लिए रोडों पे आ गए हैं, जैसे एनएचएम एम्प्लॉइज जिनकी पीड़ सफाई जाती थी कोरोना के टाइम, वो आ गए हैं। आने वाले टाइम में ये भी वो दिखेंगे आपको रोडों पे। ये खालिद जी, जब रिजल्ट आया तो आपको कैसे डाउट हुआ, किन बिंदुओं पर आपको डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी गेम हो गई है? सर देखिए, जैसे अभी मेरे कुलीग ने ये खुलासा किया कि जो टॉपर्स थे जी, जो टॉपर्स का डेटा जब सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगा, तो उसमें टॉपर्स में जो वेरिएशन दिख रहा था, वहाँ पे ये वेरिएशन था, 1-2 नंबर का वेरिएशन था। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक ही परिवार से 3-3 लोग थे। दूसरी चीज़ ये थी कि उनका जो क्या खालिद जी, एक परिवार में 3 पढ़े लिखे लोग नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आपकी चिंता कि 28 परिवारों में एक साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 28 परिवारों में ये कहीं शक यहाँ पे पैदा होता है कि अगर 28 परिवारों के अंदर अगर एक बाप के 2 बेटे हैं तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जी। तो जो गड़बड़ है, खालिद जी, आपके भी किसी ने संपर्क किया हो? कहते हैं कुछ लोगों ने अपना जमीन बेच दी, मकान बेच दिया, कुछ चीजें गिरवी रख दी पेपर लेने के लिए। देखिए सर, इसमें ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से आता हूँ। दूसरी चीज़, मैं जम्मू का लोकल नहीं हूँ, यहाँ का निवासी नहीं हूँ।
तीसरी चीज ये है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया को कह रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा सिलेक्शन हुई है, तो जो कोऑर्डिनेशन है सर, कोऑर्डिनेशन अपने नॉन पर्सन में ही होता है। तो जब कोई चीज सर्कुलेट होती है तो वो उसी एरिया में सर्कुलेट हुई होगी, चाचा ताया के बीच में हुई होगी, या मामा मामू की बेटे जो होंगे उनमें सर्कुलेट हुई होगी। तीसरी चीज ये है कि आगे अगर किसी को पेपर मिल गया तो वो अपने कुलीग फ्रेंड को देगा। तो मेरा इस एरिया में ऐसा कोई नहीं है, इसलिए मेरे को अप्रोच नहीं किया गया होगा जी। तो जहां तक नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ रही होंगी कि कुछ लोगों ने अपने जमींदार बेच करके, जमीन जायदाद को बेच करके ये पेपर हासिल किया, पेपर दिया भी और मार्क्स भी अच्छे लिए। सर इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास? देखिए सर, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन आएंगी। मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आएंगी, मैं जितने भी न्यूज़ पोर्टलों को फॉलो करता हूँ, हर न्यूज़ पोर्टल पे ये छापा जा रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी ज़मीनें तक बेच के वो अपने घर मतलब घर की जो ज़मीनें हैं वो गिरवी रखी हैं, फिर पैसे को मैनेज करके आपने बड़ी दिया है। स्टडी की है। आप मुझे बताइए क्या कौन से ऐसे बिंदु थे जिनको तुरंत अपेरेंटली आपको डाउट हुआ? मैं इनके तो फैमिली मेंबर का जो बात आ रही थी उस बात का जवाब देके फिर मैं उस डिटेल स्टडी को जो आपके सामने रखूंगा। एक फैमिली में एक कलाम हो सकता है, यहाँ 3-3 होने लग गए, 3 कलाम हुए एक फैमिली में, ठीक है। यहाँ तो 26 फैमिली आ गई, 26 के घर में कलाम पैदा होने लग गए, बहुत अच्छी बात है हो। लेकिन ऐसा क्या था कि उन्हीं कलामों के पिछले पेपर में यानी कि फाइनेंस के पेपर में वो कलाम जो थे वो वही, उनके नंबर बिल्कुल कम थे, 50% से भी कम थे। और उन्हीं ने जब पंचायत का पेपर दिया था उनके नंबर तब भी 50% से कम थे। और क्या हो गया कि वो रातों रात अब्दुल कलाम बन गए, एक ही रात में 20 दिन का पेपर, 20 दिन में कैसे आ गए भाई? अच्छा, ये जो डाउट था एक जी आपसे मैं चाहूंगा कि आप ये शब्द इस्तेमाल ना कीजिए जी, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। मैं गुजारिश करूंगा कि द्वारा ये शब्द आप इस्तेमाल ना करें। जी मैं धन्यवाद। लेकिन मैं इस पे जो जिस संदर्भ में मैंने ये जो नाम है प्रयोग में लाया, इस्तेमाल करा है, क्योंकि वो टॉपर्स हैं। अभी तक तो मैं उनके बारे में ये नहीं कह रहा कि वो सारे के सारे टॉपर्स जो हैं वो धांधली करके कैसे वो आए हैं जी, लेकिन हाँ, जिस तरह से वो स्कोर ले रहे हैं, आप मान के चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और उनके लगभग 92% 90% नंबर आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी। इवन की OMR शीट को जब हम सर्कल करते हैं तब भी जो है क्वेश्चन जो गलत मार्क हो जाते हैं। तो उस तरह से वो मैं उनकी जो इंटेलिजेंस है उस लेवल पे मैं उनको कंपेयर कर रहा था। धांधली के जिम्मे मैं जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हमारे आदरणीय हैं उनका नाम मैं इनके साथ नहीं जोड़ना चाहता और ये उसके हकदार भी नहीं जी, जोड़ना भी नहीं जी बिल्कुल। अब जो प्राइमरी जो आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे कैसे लगा धांधली, तो सबसे पहले मैंने तो जब स्कोर देखा तो बड़ा एक अचंभव हुआ, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख रहे हैं, इवन की जो एग्जाम काफी देर से देखते आए हैं कि कैसे कॉम्पिटिटिव में लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं, इवन की नेगेटिव मार्क्स जो वाला जो पेपर होता है उसमें जो मेरिट जाता है वो कितना जाता है और किस तरह से लोग अटेम्प्ट करते हैं। उस टाइम पे मेंटेलिटी क्या होती है, डर होता है कि स्कोर कहीं नेगेटिव ना हो जाए, कुछ क्वेश्चन डाउट वाले भी आते हैं और सिलेबस कोई कंसाइज नहीं होता, बहुत वास्ट सिलेबस है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। तो देखा कि 140, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था फाइनेंस वाला उसमें 118 आए थे, 2 नंबर इसलिए कट हो गए थे क्योंकि वो 2 क्वेश्चन ही गलत थे, नहीं तो उसमें फुल मार्क्स थे। तो इससे हमें डाउट हुआ कि हमने एनालाइज करने लगा कि इनका पीछे का रिकॉर्ड क्या है। अभी देखिए फाइनेंस में इन्होंने कितना स्कोर किया है, पंचायत में कितना करा है। तो जब हमने स्कोर निकाला, एक का निकाला तो हमें बिलो 50% मिला। चलिए, हो सकता है एक, जैसे आपने कहा एक का उदाहरण ऐसा हो सकता है, दूसरे का चेक करा तो उसका भी बिलो 50%। और इनफैक्ट जो सेकंड रैंकर है उसका जो फाइनेंस पंचायत में उसका स्कोर आया था, उसका 120 में से 19 नंबर आए थे, यानी कि आप वहां देख लीजिए 20% से भी कम उसके नंबर आए थे। तो अभी उसके नंबर 132 हैं। तो शक थोड़ा बड़ा तो हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा मानना है 1-2 मिरेकल, 2-4 मिरेकल मिलते हैं। लेकिन यहां हमने जब पैटर्न फॉलो करा तो देखा कि टॉप 100 में कई सारे ऐसे ही हैं। अच्छा, एक और चीज, यहां पे कुछ तो रिश्तेदार मिल गए हमें, कुछ ऐसे मतलब कुछ तो भाई बहन मिल गया, हम पता कर सकते थे क्योंकि JKSSB ने जो पब्लिश करा डाटा उसमें अगली बार वो कोशिश करेंगे पेरेंटेज ना डालें, है ना? ये प्रयास रहेगा, अगर अगली बार ऐसा बड़ा ब्लंडर करना होगा तो वो पेरेंटेज नहीं डालेंगे। मैं अपनी बात में एक साथ जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने कोशिश करी इसको छुपाने की। इससे पहले 2 लिस्टें आई, दोनों में रैंक वाइज डाटा पब्लिश करा जी, लेकिन इस लिस्ट में क्योंकि रैंक सिमिलर थे
और क्लियरली दिख जाना था कि पिता का नाम है तो ये एक ही पिता के हैं, संतान है दोनों। तो उन्होंने रैंक पब्लिश नहीं करा, उन्होंने रशफल करके पब्लिश करा लिस्ट को, ताकि हमें पता ना चले। लेकिन ये जो लोग थे जो फाइट कर रहे हैं इसके लिए, अभी इस लिस्ट के ऊपर जिन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं, वो उनका नेचर ही इन्वेस्टिगेटिंग है, तभी तो वो पुलिस की तरफ जा रहे हैं जी। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा, उन्होंने देखा, जब रिसर्च एनालाइज करा इस लिस्ट को, तो उसमें देखा कि भाई ये तो एक ही पिता की संतान है और एक जैसे नंबर हैं, और पिछले पेपरों में भी एक जैसे थे, बिल्कुल सही, इस पेपर में भी एक जैसे हैं, तो कैसे सही है? इसकी ये जांच होनी इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि आप पिछले पेपर में भी आप 29-29 एक साथ ले दोनों भाई, और इसमें आप 139 और 138 इस तरह से आ रहे हैं, एक काम एक ज्यादा आ रहा है। यही तो चीज, इसीलिए तो हमें संदेह, ये लोग संदेह के घेरे में है। अच्छा, ये तो वो नाम थे जो मैं आपको बता रहा था कि हमें पता चल गए कि ये जो फैमिली मतलब सिबलिंग्स हैं जी। अब हमें जब जानकारियां आने लगी, क्योंकि हमने जब डाटा पब्लिक करा कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या ये फैक्ट है, तो हमें इन लोगों के पास जाना चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे इतने स्कोर आते हैं। लेकिन जब पता चला तो लोगों ने जानकारियां देना शुरू करी कि आपको तो पता ही कुछ नहीं है, इनके तो रिश्तेदारों को भी दे रखा है इन्होंने पेपर, तो उन रिश्तेदारों के भी नाम आने लगे। अब ये तो हमें है, हम कोई एजेंसी नहीं है जी, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जो डाटा पब्लिक है हम उसी को पब्लिक कर रहे जी। हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर एजेंसियां सोई ना होती, जिस एसीबी के बारे में बात चल रही है, एसीबी पटवारी हवलदार कोई कांस्टेबल है, उनको 1000-2000 रुपए लेते पकड़े, उसका वही काम है। एक मीटर रीडर को पकड़ते हैं पटवारी को, उनका वही काम बड़ा है। से बड़ा काम उनका पटवारी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही है, हम उनसे उम्मीद भी नहीं करते। जी। लेकिन हम इसी बात को लेके कि भाई ये इतना छोटा सा नेक्सस नहीं है, ये इनके कई मोड ऑफ ऑपरेंडिस है, कई तरीके से ये काम कर रहे हैं। और इस जिस एजेंसी को अभी जैसे मानो कमेटी बनाई है, इस कमेटी का दायरा मैंने वही कहा, होम मिनिस्ट्री इसके अंडर है, होम मिनिस्ट्री का उसको डील करते हैं, पुलिस इसके अंडर है। इसका दायरा, अब नाम जब हम कह रहे हैं कि इसमें इतना बड़े नेक्सस में एक कांस्टेबल, एक कोई क्लर्क किसी ऑफिस का नहीं हो सकता, और ना ही है, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसीलिए हमारी डिमांड शुरू से है कि सीबीआई इंक्वायरी हो या इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से इसकी इंक्वायरी कराई जाए, सो दैट कि बड़े बड़े लोग जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, जिनके नाम आए तो उनको भी। साहिल जी, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ये इंक्वायरी जो है फ्री एंड फेयर हो सकती है? क्योंकि मुझे तो डाउट है और बाकी जो एस्पिरेंट है उनको भी डाउट है। देखिए, ये जैसे हमें भी डाउट है, जैसे एस्पिरेंट्स को भी डाउट है कि ये इंक्वायरी जो होगी ये फेयरली नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को जो कुछ मेरे नॉन दोस्त ही हैं, यार दोस्त, जिनके कजन्स ने पेपर दिए, मैं सर आपको तरीका बताऊंगा ये पेपर देने का कि कैसे पेपर कंडक्ट किया गया जी। कि कोई प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे सिंडिकेट लेवल का सिस्टम चल रहा है आज की डेट में जम्मू कश्मीर में। इस सरकार ने सिंडिकेट माइनिंग में भी ला दिया, वाइन में भी ला दिया। अब ये जो चीटिंग कराने का सिंडिकेट जो ठेका लेती हैं ये कंपनियां, ये होती हैं कोई यूपी बिहार के बड़े माने हुए करिंदे होते हैं उधर के, जो जिनको पता है कि ये सिस्टम कैसे करना है, कैसे पेपर दिलवाना है। और सुनने में ये आया था कि 100 से 150 बच्चों को 2 दिन पहले ही एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे लिया गया, जहां पे उनके मोबाइल फोन बंद करा दिए गए, जैसे फिल्मों में देखते हैं। फिर मोबाइल फोन बंद करा के उनको रट्टे कराए जाए, आंसरों के सारे रट्टे रूटे करा के जिस दिन पेपर होता है उस दिन पेपर देके जाते हैं। अलबत्ता ये भी वो बोलते हैं कि हम रिटर्न का, जो जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है, 25 से 30 लाख की जो एक पर बंदे का जो करप्शन चार्जेस चल रहे हैं, 25 से 30 लाख पैसे लिए होंगे इन्होंने बोला हम रिटर्न क्लियर करवा देंगे, फिजिकल आप पे है। मतलब आप हमारे आने वाली जो जम्मू कश्मीर के आने वाले यूथ हैं जो सब इंस्पेक्टर बनते, वो करप्शन देख के अगर बाई चांस फिजिकल भी क्लियर कर देते, उन्होंने तो कर देना था बेड़ा गर्क पूरे जम्मू कश्मीर का। जो धांधली से, जो करप्शन से अगर ऊपर आया हो और अपने ओहदे पे बैठा हो। लंगे साहब, आप सारी इन्वेस्टिगेशन आप ही कर लेंगे तो सर ये इन्वेस्टिगेशन गोयल साहब की टीम को क्या मौका मिलेगा? आपको मैं सच बताऊं, अगर आप चाहते हो कि इसका एक फेयर रिस्पांस आए, एक निडरता से रिस्पांस आए, तो ठीक है। अगर हमारे एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर गोयल साहब को बनाया 7 साल में ना, इंक्वायरी डिटेल ना होती, जिस तरीके से करें कि 150 लोगों को पूरा डेमो दिया गया, पूरा ये अगर आप तय पे नहीं जाओगे तो ये आने वाले टाइम में और भी कांड कर सकते हैं ना ऐसे। इसको तय पे जाना पड़ेगा। आप जो टीम बनाई है, जो इसको देख रही है, उसको पूरे नीचे से लेके ऊपर तक आना पड़ेगा। ये सिस्टम कैसे हुआ, आगे भी क्या पता हो सकता है ये सिस्टम। अगर आप सही रिस्पांस देना चाहते हो इन लड़कों को जिन्होंने पेपर के लिए अपनी पूरी मेहनत दिन रात एक की। कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि कहते हमने पूरी मेहनत करके 92 मार्क्स लाए हैं, पर हमारी मेहनत तो गई ऐसे जो नलायक। अब मैं तो कहूंगा कि इन्होंने सही बोला, एक घर से अगर 3-3 4-4 बच्चे, ताए चाचों के लड़के अगर जा रहे हो, आप अपने बच्चों के भविष्य बनाने के चक्कर में
जो सही में एक ऐसा जेम स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, जो मेहनत से पढ़ के अपना एग्जाम देते हैं, आप उनका गला भी घोट रहे हो। और ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरा दामरदार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है कि इनका गला वैसे ही घोट दो। वैसे ही सरकार ने उल्टा बेड़ा कर दी पूरे जम्मू कश्मीर का, देश के युवाओं का। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, उसमें धांधली ला के उसमें 25 से 33 लाख रुपया दे के कुछ जगहों पे लोगों ने अपने जो गरीब लोग थे, जो पैसा इकट्ठा कर सकते थे, अपने घर के कागज की गिरवी रखा के जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए। ये किस तरह किस जगह पे जा रहा है हमारा देश, खासकर जम्मू कश्मीर। हमारा जम्मू कश्मीर देश का एक सिर है, एक ताज है, और जिस ताज में आज सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का है, और उसके बाद ये लगभग कोई 100-150 करोड़ की तो स्कैम है। ये घोटाला 100-150 करोड़ का घोटाला करने वाला, ये मैं कह रहा हूं इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। हमें बताइए कि आप सिर्फ मौखिक बयान दे रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, या आप संपर्क में हैं सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट जो थे उनके संपर्क में है कि मिलकर के एक दबाव बनाया जाए सरकार पर कि सीबीआई जांच प्रोब हो? सर, जितने भी लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जी, जो हम संपर्क में इन 2 से 4 दिनों में आए हैं, अभी तक जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। इसलिए नहीं आए हैं, कुछ लोग जिन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर दिया है कि हमारा तो मेरिट से बिलो है हम जी, तो कुछ जो मेरिट से अबोव हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये डिफरेंट लोकेशन से हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से हैं। तो अभी तक तो हमारा ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई एसोसिएशन फॉर्मुलेट नहीं की है। तो इन केस अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़े आगे से, अगर इस जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई है इसमें ऐसे तथ्य बाहर नहीं आते हैं, या इसको सुलझाने के लिए किसी को बलि का बकरा बनाकर तो री एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, या कुछ ऐसा होगा, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इसमें वो नहीं फंसेंगे। जिन कैंडिडेटों ने पैसा दिया है उनका पैसा भी डूब जाएगा और नौकरी भी नहीं मिलेगी। री एग्ज़ाम होगा, लेकिन हमने चोर को नहीं मारना है, चोर की माँ को मारना है। तो हम ये अपनी मुहिम जारी रखेंगे आगे के लिए भी। अगर ये लड़ाई ऐसे नहीं खत्म होगी, हम कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से भी आगे चलेंगे। विंकल जी, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से ये इंक्वायरी इनिशिएट की गई, आनन फानन में जल्दी एक दबाव भी आपकी तरफ से बनाया गया, क्या लगता है आपको इसके आउटकम्स क्या नजर आते हैं? दूसरा सवाल ये बनता है कि ये शायद सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार थे, इसलिए ये सारी चीज़ें बाहर आई। हो सकता है इससे पहले भी घोटाले हुए हों। आपके कहने का जो आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल वही है, हम भी यही कह रहे हैं जी कि ये अब सामने आ गया, क्योंकि अब गलती होगी स्कैमर से। पहले वो करते थे धांधली, थोड़े छोटे लेवल पे करते थे, इस बार उनका दिल इतना खुल गया, क्योंकि आज तक जितने भी घोटाले सामने, जितनी भी धांधलियां सामने आई हैं, सरकार ने क्या करा है। आप जेके बैंक का जो एग्जाम हो उसमें देख लीजिए, या केएएस का हुआ था 2016 में, उस समय ले लीजिए, जेके बैंक का फिर से हो उस समय देख लीजिए, जो 19 पे हुआ उस समय। हर एग्जाम में सरकार ने क्वैश करके सारा मामला ही ठंडा कर दिया, कल्प्रिट्स को बिहाइंड द बार डाला ही नहीं। अब उनका दिल इतना खुल गया कि ठीक है, 1-2 दिन अंदर रहे, फिर बाहर आए, अपनी 5 स्टार लग्जरियस लाइफ जो है वो जियो और खूब पैसा कमाओ, खूब धांधलियां करो। अब जब इस बार उन्होंने करा, उन्होंने गलती कर दिया कि उन्होंने 1-2 को नहीं, उन्होंने कईयों को पेपर दे दिया। कुछ को उन्होंने दिया है, तो हो सकता है कि वो लोक सेवा में लोगों ने आगे भी कमाई करने वाले आगे भी पैसे ले लिए हों। बिल्कुल, तो कुछ वैसा हुआ। तो इस तरह से इस बार उन्होंने गलती करी है, तो सरकार के पास मौका है कि वो इनको पकड़े। और इस बार छोटा मोटा है ही नहीं, 1200 पोस्ट थी तो उन्होंने दिल खुल गया, खूब बांटा पेपर। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं आउटकम की, तो आउटकम इसका क्या आ रहा है हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन में। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, जेएंडके की सिक्योरिटी का मसला है। ये कोई क्लर्क का नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये क्लर्क का या किसी टीचर का एग्जाम जो हायरिंग कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है, रिक्रूट कर रही है, ऐसा नहीं है। ये सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं जिनको वो रिक्रूट कर रही है। अगर इनके लिए, इनके बारे में अगर कोई सवाल उठ रहा है, इनको वेरीफाई करने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है। सरकार अपनी जो एक मंशा नहीं जता रही है, जो मंशा उसने जताई है तो वो तो डिले करने वाला प्रोसेस है। मैंने वही कहा कि अभी तक कोई काम आया ही नहीं, हमें कुछ दिखा ही नहीं, ना कमेटी की तरफ से कुछ सामने आया है और ना प्रेस के थ्रू, ना किसी सोर्स के थ्रू हमारे सामने आया है।
तो वो क्या कर रही हैं, उसका आउटकम क्या आने वाला है, वही मैंने आपको कहा कि वो बलि का बकरा तो मेरे साथी ने कहा कि बलि का बकरा बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो उसकी भी उम्मीद नहीं है कि वो बलि का बकरा बनाए, क्योंकि वो किसी की बलि नहीं, वो तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो क्या रिसर्च कर रहे हैं हम उनको नहीं सिखा सकते, लेकिन एक IPS IAS ऑफिसर कॉम्पिटेंट जो है, इस कम से कम उन्हीं को इसमें इन्वॉल्व करते कमेटी में। हमारे पास कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने ऐसे काम करे भी हैं, उनको शामिल कहीं करते हैं। ये तो नहीं है कि पहले ये एग्जाम पुलिस कंडक्ट कराती रही है, अब SSB ने करवाए हो सकता है पुलिस को ऐतराज हो गया हो। देखिए, यह मामला किसी एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे पे ऐतराज है, तो इसलिए कुछ करने का नहीं है जी। ऐतराज उनको हो, हमें उससे कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जो स्टेट के जो सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी का मामला है, हमारे जो यूथ है उनका हकों का मामला है। यहाँ डिपार्टमेंट का, इंटर डिपार्टमेंट उनका क्या चल रहा है, जो आपका कहना है बिल्कुल सही है, पहले पुलिस करती थी, पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपनी जो है रिक्रूटमेंट करता था, तो अभी अपनी निगरानी में करता था, लेकिन अभी जो है JKSSB कर रही है, करे, लेकिन हमें जो चाहिए फेयर जो है सिलेक्शन प्रोसेस चले, लेकिन ये नहीं हुई। अब जो है उस पे पानी डालने का कोशिश करेंगे, हाँ जी एग्जाम क्वैश कर देंगे। एग्जाम क्वैश करना हमारी डिमांड ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें जो लोग हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो बिहाइंड द बार चाहिए, उसके लिए हम लड़ेंगे। हमने कहा कि हमें CBI इंक्वायरी चाहिए, तो क्यों ना हो, एजेंसियां किस लिए बिठा रखी हैं, टैक्स पेयर की मनी से एजेंसियां बिठा रखी हैं। अगर वो इस काम को नहीं, ये कोई छोटा मोटा घोटाला तो है नहीं कि किसी पटवारी या किसी का कोई किसी का डकैती का है, ये यूथ के साथ किए गए खिलवाड़ का मामला है। एक CBI जो है, अभी मैंने देखा हाल ही के दिनों में, पिछले दिनों इलीगल वेपन के जो लाइसेंस जो इशू हुए थे, उसका केस वो उसके CBI को हैंडओवर हो रखा है। तो भाई ये तो इतना बड़ा केस है, इसको हैंडओवर करने में क्यों जाता है? और एजेंसियां जब हमारी हैं, टैक्स पेयर के मनी के साथ चल रही है, और हमें उनकी अगर जरूरत है आज सिस्टम को साफ करने की, तो सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार क्यों नहीं एजेंसी CBI को क्यों नहीं देती? सरकार के कुछ फैसलों से यूथ नाराज है सड़कों पर, क्या लगता है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पहले जब ये एग्जाम हुआ जाता था, ये JKP के अंडर होता था जी, और जब से JKSSB के अंडर ये एग्जाम्स हो रहे हैं, ये सवालिया एक निशान बनता है इन पे, क्योंकि आपने सुना होगा अभी जो क्लास 4 के जो पेपर हुए थे, उसमें 8000 पदों के लिए 2 साल पहले जो परीक्षा हुई थी, 3 लाख उम्मीदवार बैठे थे उस पर अभी भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। SSB पे ये पहला, ये तो आज एक चीज वास्टली ओपन हो गया ना कि उनके ऊपर ठीकरा फुट गया कि ये भी करप्शन कर रहे हैं, पर आज से जो 2 साल पहले जो क्लास 4 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी जो सिलेक्शन लिस्ट निकली थी बाहर, उस पे भी सवालिया निशान बन रहे थे। पर ये एडमिनिस्ट्रेशन, जो जैसे भाई ने बताया कि टैक्स पेयर के पैसों से जो एजेंसियां चलती हैं, ये एजेंसियां, भाई मेरे, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये एजेंसियां ये उनके लिए हैं जो इस सरकार को सवालिया निशान पे कोई बड़ा नेता अगर लाता है तो उनके घरों पे डालने के लिए। ये एजेंसियां उनके लिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ ना करे या ना में ना करे, ये उनके लिए है। आपने सही बोला, अगर निष्पक्षता से अगर IAS लेवल का कोई आदमी, आप फिर इस पर सियासत ले आए हैं। आपने बता का दुरुपयोग किया है। 2014 से पीछे चले जाइए आप। सर 2014 से पहले बेड़ा गर्क नहीं होता इतना जम्मू कश्मीर का जिन्ना इस सरकार ने इस वेले कराया है। ये आखदे इनकी साड़ी सरकार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी कठपुतलियों पर चलने वाला एडमिनिस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी के जिन्ने भी नेता, तो समझ लो जेडे पढ़े लिखे दे भी होन, उन्हें आज तक इनके लिए कोई एक फैसला नहीं दिता। इनके अध्यक्ष साहब आखदे न, हमें पहले से भी पता था, हमें भी कोई सुना रहा था। और जिसमें तुझे पता लगेगा तुम उस वेले गल करो। एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी है, तुझे की नौबत आती 3 बच्चे का भविष्य तो की बेड़ा कर करा। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, सरकारें सारी ही एक जैसी हैं, इन्होंने धांधलियां करी हैं। एक JK बैंक का रिक्रूटमेंट स्कैम था 2011 से लेकर 16 तक, लगभग 11 में भी थे, तो सरकारें एक जैसी ही करती है। उस समय लगभग 2800, ये प्रूव्ड है, FIR नंबर 19 2019 में ये जो FIR नंबर लॉन्च हुई थी, इसका उसमें है, मीडिया में भी है, प्रेस में, ओपन सोर्स कोई भी चेक कर सकता है। RN बटल की कोर्ट में ये केस चला था। 2800 के आसपास जो है जो मतलब गैर कानूनी तरीके से बैकडोर जो एंट्रियां कराई गई थी JK बैंक में। तो सरकारें जो है यूथ के साथ खेलती आई हैं, और अब बहुत हो गया। मेरा यूथ से ये अनुरोध है कि सड़कों पर आना पड़ा तो सड़कों पर भी आओ, ये अब रुकने का नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने हदें पार कर दी हैं, इन्होंने हर हद पार कर दिया, 1-2 नहीं। अब तो ये भाई करना क्यों है रिक्रूटमेंट? अगर सरकार ऐसा ही चाहती है कि यूथ पैसा देके जॉब ले, तो भाई टेंडर निकालो, रिक्रूटमेंट मतलब उसका नाम दो टेंडर, बिडिंग करेंगे ना, करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना, हम भी करेंगे बिडिंग, टेंडर निकालो, फिर उसमें टेंडरिंग प्रोसेस तो फेयर करो जी, वो भी फेयर नहीं कर रहे। और दूसरा एक और चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई वो धमकियां दे रहे हैं डिफेमेशन की, कि हमें डिफेम कर रहे हैं हमें,
तो जो भी डाटा हमने लिया है, जो भी हम पब्लिक डोमेन में है वही दे रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है तो जाइए कोर्ट में जाइए, हम उसके लिए तैयार हैं। हम लीगली आप लोगों जैसे आप लोग लीगली प्रोसीड करेंगे, हम भी प्रोसीड करने के लिए तैयार हैं। और लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई एफआईआर भी, झूठी एफआईआर भी दर्ज करने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट भी एफआईआर होती है, उसके लिए भी प्रावधान है, तो हम वो भी करवाने के लिए तैयार हैं। तो ये डराने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश कुछ एजेंसियां भी कर रही हैं, वो ना करें। करप्शन सामने लाना अगर पाप है तो ये पाप हम बार बार करेंगे। जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में आए। खालिद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, साहिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगता है कि पानी सिर से ऊपर उठ चुका है और यूथ खासतौर पर JKSI के एस्पिरेंट बड़े नाराज हैं और ये चाहते हैं कि प्रॉब जो है CBI का होना चाहिए। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।